हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। आइए बढ़ते हैं सीरीज के सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक ये है, पहले तो आप ये क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाइए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या आपको निकालना है। अगर ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली तो 70% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही है, तो अब आप इसके ऑप्शंस में आ जाइए। तो सब में ग्राम ग्राम दे रखा है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और मोल कॉन्सेप्ट आपने यूनिटरी मेथड से अभी तक आधे से ज्यादा पढ़ा होगा, पर मैं आपको यूनिटरी मेथड ना करके सिंपल फॉर्मूले से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताऊंगा। तो देखते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होगा। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये चीज किससे इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की तो आपको वैल्यू पता होगी, कितनी होती है 6.023 10⁻23। और ये चीज किससे इक्वल है, गिवन वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम दी है क्वेश्चन में आपको, अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी। और वो कितनी होती है वैल्यू एसटीपी 22.4 लीटर। तो बस इतना ही आपको मोल कॉन्सेप्ट में याद रखना है और आपके सारे मोल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई यूनिटरी मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इन्हीं फॉर्मूलों से, अब मैं आपको बताता हूं। तो पहला पार्ट कह रहा है 7 ग्राफ ऑफ N2O। तो भैया हमें और निकालना क्या है, हमें दिया है ग्राम में, निकालने हमें मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, गिवन मास, मोलर मास। और ये चारों टर्म जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, मोल किससे इक्वल है, गिवन मास मोलर मास से। ये किससे इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22। तो ये आपस में भी इक्वल है, मोल का भी कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो सारी चारों चीजें कोरिलेटेड है। आप किसी भी जो भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा और हमें ग्राम में दी, पहला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ, पहला पार्ट यहाँ पे करते हैं, गिवन मास हमें कितना है 7, और N2 का अगर मोलर मास कितना होगा, एक का 14 होता है तो दो कितने, N2 है तो 28 हो जाएगा। नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। और ये अपॉन क्या था, एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, 7/28 कितना आएगा, 0.25 Na। ठीक है, इसको इतना छोड़ दिया। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया था, 2 ग्राम ऑफ H2O। तो गिवन मास कितना है 2, मोलर मास कितना होता है H2 का 2। ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता है, चलो इसको Y मान लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना है, वो फिक्स है हमारा, तो इसको कैलकुलेट करा तो कितना आया हमारा, Y कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ जाएगा हमारा Na, सिर्फ Na है क्योंकि 1 हो गया ना आगे, 1 into Na आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, 16 ग्राम ऑफ NO2, 16। और उसका मोलर मास की बात करूं तो कितना होगा, NO2 का होता है 46। तो और गिवन मास हमें नहीं, सॉरी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, एवोगैड्रो नंबर लगाएंगे, फिर सेम वही होगा और इसमें कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.348 एवोगैड्रो नंबर। अब उसको फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा था, 16 ग्राम ऑफ O2। तो 16 मोलर मास O2 का कितना हुआ, होता है 32। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, मतलब इसको कुछ मान लीजिए, ई मान लीजिए, कुछ भी टर्म मान लीजिए जो आपको अच्छी लग रही है। ये नीचे क्या था, एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5 Na। सही है, तो देखो अगर Na करते हमारा टाइम और कंज्यूम होता, मैंने Na को ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप इन चारों पार्ट्स में देखिए कि आप में सब में क्या आ रहा है, Na आ रहा है, इसमें भी Na आ रहा है, इसमें भी Na आ रहा है, इसमें भी Na आ रहा है, इसमें भी। तो आपको कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं, तो ये सब कॉमन टर्म्स हो गई। अब आप देखिए कि किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब देखो पहले वाले में कितने हैं, 0.025, सेकंड वाले में 1 है, इसमें कितने हैं 0.348, जिसमें सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा हो गए H2 में। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा हमारा सेकंड पार्ट। क्या होगा, सेकंड पार्ट 2 ग्राम ऑफ, ये आपका आंसर सही है। होप सो आपको समझ आया होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। तो अब दिमाग में हमारे फिर वही मोल कॉन्सेप्ट। अब भैया इसमें दिया क्या है, जो जो दिया है, अब देखो हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो हम इसमें जैसे मॉलिक्यूल्स वाला लगाया था, पहले मॉलिक्यूल्स से निकालते हैं फिर एटम्स का मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पहले आपको पता है गिवन मास आपको दिया है कितना 4.4, सही है। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, हमें निकाल रहे हैं मान लो। और नीचे क्या था एवोगैड्रो नंबर, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में आ जाएगा 0.1 अपॉन का एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना है आपका 6.02 10⁻23। अब मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या है हमारा 0.1 एवोगैड्रो नंबर, सॉल्व करके क्या है हमारे पास 0.1 एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कितना 6.2 10⁻23 है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 है, तो इसको आप अगर यहाँ से 1 ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपॉन। तो मैं अगर इसको पूरा सही से सॉल्व करूँ क्या आएगा 6.023 10⁻23, और अगर ये 10 अपॉन का 10 था, ये ऊपर आ जाएगा 10 माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.023 10⁻22। हमारा आंसर तो आ गया 6.02 10⁻22। ये क्या निकले हमारे गिवन नंबर के मॉलिक्यूल्स निकले। पर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम्स की बात करूं CO2 में कितने दे रखे हैं 2, तो हमें क्या करना है जो भी हमारे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए उसको अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, कितने 2 से क्यों करा, क्योंकि भैया हमें ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना, 12 पॉइंट समथिंग 10⁻22। अब क्या करेंगे बच्चे सोचेंगे भैया हमारा तो आंसर आ गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया 12, उसको टिक करके आ जाएंगे, पर वो भैया 22 आया है 10⁻22 है ना, और 10⁻22 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह की माइन्यूट गलती कभी भी हो जाती है, इसलिए प्लीज आप लोग क्या करिए अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद उसको सही से एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब देखो इसको अगर हमें करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 1.2 कर दूंगा फिर एक पावर बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 10⁻23। तो ये आंसर क्वेश्चन में है। तो ये इसका कौन सा है फर्स्ट पार्ट। तो जब आप सॉल्व करने के बाद एक बार आंसर को सही से चेकआउट कर लीजिए, जल्दीबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ये जो पावर्स वाली क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। तो भैया 1 मोलर कह रहा है, मोलर क्या होता है मोलैलिटी। तो देखो मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंट, जितने भी ये कंसंट्रेशन वाली चीजें हैं, तो इसकी मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां पे देख सकते हैं पूरे डिटेल में क्या उनके फॉर्मूलेस हैं, कैसे आए हैं, तो आप वहां से अच्छे से समझ सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले दिया क्या है उस पर फोकस करते हैं। मोलर दिया है, मोलर मतलब क्या कह रहा है, मोलर की क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, अपॉन क्या थी केजी, वेट ऑफ द केजी ऑफ सॉल्वेंट। जो वेट होना चाहिए वो यहाँ पे वेट आता है केजी ऑफ सॉल्वेंट, सही है, किसका सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेट जो होना चाहिए केजी में होना चाहिए। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता होगा। अब देखो अगर वहां पे क्वेश्चन में 1 मोलल दिया है, 1 मोलल दिया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट है तो वो उसका जो वो कितना है वो 1 मोल का है। और दूसरी बात, और नीचे क्या होता है सॉल्वेंट, तो वो कितना है 1000 ग्राम है, वो कौन है सॉल्वेंट भाई साहब है। तो ये हमें गिवन मास दिया है, वेट दिया है, सही है। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना था मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दी सॉल्यूट, सही है, मोल्स किसके सॉल्यूट के, अपॉन टोटल क्या सॉल्यूट का, चलो इसको Na और NaB करके मानते हैं तो कम, जैसे इसको Na हो गया सॉल्यूट का मान लिया और NB हम मान लेंगे सॉल्वेंट का, सही है। तो अब भैया Na का हम निकालते हैं, और Na का तो ऑलरेडी हमें दिया, सॉल्यूट का मोल तो हमारे क्वेश्चन में आ ही गया था, है ना, 1 मोलल दिया था, तो इसको तो 1 ही कर लिया, प्लस Na ये भी 1 है। अब हमें NB का क्या निकालना है, NB क्या है हमारा मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अगर मोल्स की बात करूं तो गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है 1000, और मोलर मास कितना होता है सॉल्वेंट मतलब पानी का भाई साहब का 18 होता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 55.56।
तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस चीज की वैल्यू को रख देना है, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे अपॉन 56 समथिंग आ जाएगा, और इसको 56 कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.017। हमारा कह रहा है कि वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 का 34 जूल सेकंड, स्पीड लाइट की दे रखी है। कह रहा है भैया कौन सी वैल्यू क्लोजेस्ट है वेवलेंथ ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विद द फ्रीक्वेंसी। इतना बड़ा क्वेश्चन कई बच्चे तो देख के भैया छोड़ देंगे, पर इससे डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ और कन्वर्जन बता देता हूँ, है ना। तो देखो, अगर मैं पहले आपको फॉर्मूलेस कुछ तो पता ही है, उसको बस मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर लो इजीली। तो देखो, वेलोसिटी किससे इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सही है, वेवलेंथ। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमेशा हर्ट्ज में होगी या सेकंड माइनस में होगी। चलो भाई, ये भी समझ आ गया। अब वेवलेंथ की बात करूं, अगर एसआई यूनिट होती है वो तो मीटर में। वेलोसिटी के सिंबल्स की बात करूं तो क्या होता है? वेलोसिटी का सिंबल आपको पता ही होगा क्या होता है, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिक्स भी होती है स्पीड ऑफ लाइट जिसे कहते हैं सी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हमारा फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है म्यू कहते हैं इसे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या होती है? वेवलेंथ, और वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। अब चलो, यहाँ पे सही हो गया। अब कन्वर्जन में काफी दिक्कत आती है ना, हमें सब आता है, फॉर्मूला भी पता है, पर मैं आपको कन्वर्जन की पूरी ये एक चार्ट सा बना रखा है, पर मैं इसको सिंपल वे में बता देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही चीज इक्वल हो जाएगी 10⁻⁶ माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। सही है, ये किससे इक्वल हो जाएगी? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। और फिर क्या चीज है? 10⁻, अगर 10⁻ हो जाएगा 12 तो आप इसे बोलेंगे पीकोमीटर में। किसमें? पीकोमीटर में। ये तो पीपीएम हो गया, तो ये पीकोमीटर है, सही है। तो बस, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्या उसके सिंबल्स हैं, क्या उसकी एसआई यूनिट्स हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं, बस न्यूमेरिकल्स में फोकस करना, और कन्वर्जन में क्या होगा, बस यही होगा, और बस न्यूमेरिकल यही रहेगा, और आगे पीछे बस ये अलग अलग आपको वो दे दी जाएंगी एसआई यूनिट्स, आपको उनको कन्वर्जन करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दिया क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, स्पीड लाइट दिया है। अब देखो, निकालना क्या, हमें निकालनी है भैया वेवलेंथ। क्या निकालनी है? वेवलेंथ। तो हमने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी क्या था? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी v इंटू लैम्डा। अब अगर मैं यहाँ पे हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी है मतलब ये लैम्डा निकालना है। तो अगर मैं सी की बात करूं तो हमें वैसे तो पता है 3 × 10⁸ होती है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली दिया तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या दे रखी है? 3 × 10⁻17, सही है। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है इसमें कितनी? 6 × 10⁻15, और हमें बस लैम्डा निकल गया। अब कब क्या होता है, हम सोचते हैं अरे यार ये प्लैंक कांस्टेंट दिया, एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे E = hv। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है उसी पे ज्यादा फोकस करो और उसका फॉर्मूला लिखो, और जो जो चीजें दे रखी है पुट करो, खुद ही आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो 10⁻17 नैनोमीटर में है, किसमें है? नैनोमीटर सेकेंड में यूनिट, है ना। और नीचे क्या है? सेकंड माइनस। तो मैंने भी आपको बताया फ्रीक्वेंसी सेकंड माइनस में होती है, ठीक है, होती है। और पर इसमें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि नैनोमीटर में, तो आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सही है। तो आपका जो आंसर, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 और ये 6 करा तो 1/2 इंटू 10⁻17 इसको करा तो 10⁻2 आएगा। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻2। तो आपको आप बता दो अब क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर कितना है आप लोग का? इसका आंसर आया होगा आपका 50 नैनोमीटर, सही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 50 नैनोमीटर हमारा आंसर हो गया। तो जो मैंने आपको ये बताया फॉर्मूलेस वाला, इसमें ये आपको समझ आया होगा। ऐसे इसमें एक वेव नंबर का फॉर्मूला भी होता है। क्या वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? v bar = 1 अपॉन का लैम्डा। तो देखो, जितने भी
जितने भी फॉर्मूले से इसका आप एक अलग से चार्ट बना लीजिए कि एग्जाम से एक दिन पहले या दो कुछ पहले दिन क्या करिए आप इनको रिवीजन करिए, और अभी आप क्या करिए न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस। आपको समझ आई गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन का एमवी। तो यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर हिसाब से बात करूं तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो तो फिक्स है, तो आपको पता ही कितनी होती है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ का -34। और अब ये देखो इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, पर आप इसको किसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही है। तो जब आप, और नीचे क्या है आपके पास, मास और वेलोसिटी। अब मास आपको क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम, अगर अब मुझे 1 ग्राम दिया तो हमें केजी वाली टर्म को कैंसिल करना है। क्यों करना है कैंसिल, हमें निकालना है क्या, वेव लेंथ निकालनी है। और वेव लेंथ की मैंने आपको बताई एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है। तो भैया मीटर लाने के लिए पहले हमें यहाँ पे 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, केजी में। तो 10⁻³ कितना होता है, केजी हो जाएगा। सही है, केजी को ग्राम वाली, इसकी भी मैं आपको अभी ट्रिक बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 100 मीटर पर सेकंड। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए ये यूनिट्स को भी जरूर साथ साथ लिखते रहिए ताकि आपको कैंसिलेशन करने में आपके आसानी हो, है ना। तो अब मैं पहले यूनिट्स कैंसिल करके दिखाता हूँ आपको। देखो केजी से केजी कट गया, है ना, यहाँ पे पर सेकंड से पर सेकंड कट गया, 1 मीटर से कट गया, हमारे पास कुल मिला के बचा क्या, 1 मीटर बचा। इसका मतलब हमारा कन्वर्जन वाला काम सारा सही है। अब जो करना है हमें कैलकुलेशन पोर्शन करना है ना। तो 10⁻³ है, 10+2, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ -1 बचेगा। ऊपर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कुल मिला के आंसर क्या जाएगा, 6.63 10⁻⁻ कितना माइनस का आपका आ जाएगा 33। तो देखो चारों ऑप्शन में देखो 6.63 6.3 सब में सेम था, बस सब में पावर्स अंतर थी। तो इसको सही से आपको प्रैक्टिस करनी है ना, इस तरह के क्वेश्चंस की। तो मैं आपको बता रहा था कन्वर्जन जैसे केजी वाला, है ना। तो इसके लिए देखो आपको कन्वर्जन में क्या याद रखना है, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। सही है। और ये जो मीटर है ना, इसके बदले आप यहाँ पे ग्राम भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर बोलो कहेगा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए, ग्राम को मिली। अब देखो मैं बताता क्या हूं, जब इस तरफ जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी है टर्म, है ना। और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो आपको डिवाइड करनी है। अब मान लो ये किलोग्राम हो गया, किलो है, किलो था, किलो से अगर मुझे मीटर ग्राम में जाना है तो क्या होती है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सही है। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता, अगर ये चीज चेंज होती रहेगी, मीटर ग्राम ये चीज, और सारी चीज सेम रहेगी आसपास। ठीक है। अगर कह रहा है कि 1 मीटर में कितने, या 1 किलोमीटर में कितने वो हो गए, है ना, तो आप बोलोगे 1000 मीटर। 1000 क्यों है, देखो जीरोस काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पहुंचने के लिए इसको 3 जीरोस को वो करना पड़ रहा है। सही है। और अगर ऐसे आप उल्टा चलेंगे, मिलीग्राम से आपको अगर ग्राम में आना है, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो वापस जा रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे 1/1000 ग्राम। सही है। तो इस तरह के कन्वर्जन से ये आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 6.02 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यूरिया के, 100 ml सॉल्यूशन है, आपको कंसंट्रेशन निकालना है। तो भैया अभी मैंने बोला था आपको न्यूमेरिकल्स वाले में वही करना है, क्या जो निकालना है पहले उसको ही लिख लेते हैं, उसका ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। भैया क्या कहना चाह रहा है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही है। तो अब क्वेश्चन में चेक करो, देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया, मतलब कौन सी टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ लीटर वाली तो दी है, पर हमें एक चीज नहीं दी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखी है। और अगर ये हमें पता चल जाए तो हम कैसे भी करके यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, और हमें लीटर तो दिए, वॉल्यूम दे ही रखी है, तो डिवाइड करेंगे, कंसंट्रेशन निकल जाएगा। अब मोल कैसे निकाले, मोल निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 6.02 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दिया है। तो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोल निकालने का कहीं पे भी आया तो भैया घबराने की जरूरत नहीं, कोई यूनिटरी मेथड नहीं, सिंपल सा बात है भैया। क्या गिवन नंबर के मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं, कितने दिए हैं वो,
6.2 10⁻22 लिख दिया जी हमने 10⁻20। और अब अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.20 10⁻23। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ ये क्या निकला है आपका, मोल्स निकले हैं, मोल्स। सही है, तो मोल्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। मोल्स क्या था, गिवन मास, मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन की वॉल्यूम एट एसटीपी। जितनी बार इसको आप ऐसे पढ़ेंगे हो जाएगा आपका। तो आप देखो 10⁻³ ये मोल आ गए सॉलिड के, बस कुछ नहीं करना है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला था तो उसमें क्या करना था, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड आ गए हमारे 10⁻³ और वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दी थी, कितनी थी 100 ml दी थी। पर क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम जो होनी चाहिए नीचे कंसंट्रेशन की वो लीटर में होनी चाहिए। तो इसलिए हमें इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो कितने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। और जब तुम इसको करोगे तो दो जीरो कट गए, 10⁻³ और 1+1 आ जाएगा आखिर में कैलकुलेट करके 0.01 m। अब देखो अब ये काम आया नहीं है यहाँ पे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने पुराना वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप आंसर मैच कर लीजिए, आपका आंसर आ रहा है 0.01। तो सेकंड पार्ट इसका आंसर। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या है भैया, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, हमें 52 ग्राम दे रखा है और ऑप्शन देखोगे तो आपको कुछ एवोगैड्रो नंबर्स मतलब ये वाली वैल्यूज आ रही है ना, सिंपल भैया मोल कॉन्सेप्ट लगेगा और आंसर आ जाएगा। तो भैया हमें पता ही है गिवन मास हमारे को अगर क्वेश्चन में दिया है, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। गिवन मास कितना दिया है 52, ठीक है। और मोलर मास अगर मैं हीलियम की बात करूं कितना होता है 4 होता है। ये किससे इक्वल कर दूं, नंबर ऑफ एटम्स, हमें जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था ना उसको तुम एक्स ही कर लो अभी, है ना। और वैसे तो हीलियम है, हीलियम में तो मॉलिक्यूल का एक ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसी। और कितना होता है एवोगैड्रो नंबर 6.23 10⁻23। बस कुछ नहीं करना, इसको इधर भेज देना ऊपर मल्टीप्लाई में और इसको कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ ही जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 7.82 10⁻24, है ना। तो आपका ये थर्ड पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इस तरह के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो देखो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक सिटी जिसमें एक सर्किट सा बना हुआ है और फील्ड एक उसके आसपास जनरेट हुई। तो होता है क्या है कि जब आपकी लाइट फॉल होती है उस सर्किट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। तो ऐसा फिनोमिना जब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो उस सरफेस ऑफ मेटल से, और कब होगा, जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजोगे। ऐसे नहीं निकल जाएगा, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हुआ क्या, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक जब इमिशन हो रहा था तो जो एनर्जी थी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की क्या है। तो अब आप सब में देख रहे हो चारों पार्ट में सब में क्या आ रहा है, फोटोन 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 टर्मिनोलॉजी देख रहे हो ना। होता क्या है कि जो फोटोन है वो तो क्या इंसिडेंट लाइट है ना, वो इंसिडेंट लाइट के फॉर्म में क्या है फोटॉन्स है। तो फोटोन करता क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है पहली बात तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो ज्यादा क्यों होती है मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। ज्यादा इस वजह से होती है जब फोटोन जब उस सर्किट के ऊपर जो मेटल के ऊपर फॉल होता है तो पहले तो वो भैया इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, इजेक्ट करेगा, पहले उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, इजेक्ट करने के बाद वो उसकी कुछ एनर्जी जो बच जाती है एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के लिए यूजफुल होती है। फोटोन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि कुछ एनर्जी तो भैया इजेक्शन के लिए मदद करता है इलेक्ट्रॉन की, और बस जब इजेक्ट कर देता है उस मेटल के सरफेस में से तो रिमेनिंग एनर्जी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होगी। मतलब ज्यादा किसकी होगी, इंसिडेंट फोटोन की, और कम किसकी होगी, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। तो इसी सिलसिले में ये क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नेचर ऑफ लाइट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली और अनसर्टेनिटी की आप सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस करिए, थ्योरेटिकल पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, आपको पता है किस तरह से करने हैं, और आप भी इस तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये सब जो क्वेश्चंस है मैं डिफरेंट नीट के या IIT के अलग अलग जगह से ले रहा हूँ, आप भी इस तरह के MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप सो आपको ये सब चीज समझ आई, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। पर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियोस को पहुंचाइए ताकि औरों को भी इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।